हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो बच्चों, आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर मैं आज की डेट से चेक करूं तो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स टू सीडीएस 1 2025, इतना टाइम हमारे पास है जो हमारा सीडीएस का पेपर 2025 में होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या 4 महीने में हम लोग सीडीएस 1 2025 की तैयारी कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन का सिर्फ वन वर्ड आंसर दूं तो इसका आंसर है यस। अब इस यस को तुम लोग रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, उस चीज के लिए आज मैं आप लोगों के सामने स्ट्रेटजी लेके आया। सबसे पहले अगर हम लोग देखें सीडीएस का जो पेपर होता है, हमारा सीडीएस का एग्जाम 4 कैटेगरीज के लिए होता है। आईएमए, आईएनए, आईएफ एंड ओटी, जिसमें से इन 3 एग्जाम्स के लिए हमें 3 पेपर देने पड़ते हैं, इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स। और अगर मैं ओटी की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ यही 2 पेपर इंग्लिश और जीके के ही कट ऑफ चेक की जाती है, राइट। जब भी तुम लोग किसी काम को स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले हमें उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज रखनी चाहिए, पूरी अपनी रिसर्च करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमें आईएमए के लिए प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले तुम चेक करोगे कि आईएमए का पेपर होता कैसा है, उसका पैटर्न क्या है। फिर तुम चेक करोगे कि उस पैटर्न, तो चलो तुमने चेक कर लिया, उस पेपर के लिए हमारा सिलेबस क्या है। फिर तीसरा तुम चेक करोगे कि जो ये तुम रेस लगाने वाले हो, उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस बाकी बच्चों को पीछे छोड़ना है या फिर तुम्हें 100% स्कोर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीडीएस की बात करूं तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि भाई तुम आउट ऑफ 300 कितना स्कोर कर रहे हो, बस ये मैटर करता है कि तुमने कितने बच्चों से ज्यादा स्कोर किया है। ठीक है। अगर तुमने सभी बच्चों से ज्यादा स्कोर करा, चाहे 300 में से 100 ही नंबर हो, तब भी तुम्हारा जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसका मतलब हुआ कि हम जब भी तैयारी शुरू करेंगे तो हमें एक रियलाइजेशन रहनी चाहिए कि हमारा जो आईएमए का है या ओटीए का है, जो भी है, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर मैं आईएमए की बात करूं तो हमारी जो कट ऑफ रहती है दैट इज 140 प्लस माइनस 5। ठीक है। आउट ऑफ 300 हमारा जो आईएमए का कट ऑफ रहता है वो 140 प्लस माइनस 5 रहता है। अब इसमें से भी जो तीनों पेपर है वो हमारे 100 नंबर के होते हैं। यहां पे चेक कीजिए, आईएमए, आईएएफ और आईएनए के लिए जो हमारा पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, इंग्लिश, जीके, मैथ्स। इंग्लिश में टोटल 120 क्वेश्चन, जीके में टोटल 120 क्वेश्चन, मैथ में 100 क्वेश्चन। अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो 100 मार्क्स ईच पेपर। और अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो 2-2 घंटे के तीनों पेपर हमारे होते हैं। ठीक है ना। अब आउट ऑफ 300 अगर आईएमए की हम बात करें तो हमें 145 का स्कोर करना है। अब वो 145 का स्कोर हम लोग करेंगे कैसे। यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि तुम्हें मिनिमम 20% हर सब्जेक्ट में स्कोर करना है, मिनिमम। तो मतलब कि तुम्हें मिनिमम इंग्लिश में 20 नंबर, जीके में 20 नंबर और मैथ्स में 20 नंबर। तो अगर मैं मिनिमम नंबर को भी ऐड करूं ना तो यहाँ पे ये बन जाता है 60। ठीक है। तुम्हें मिनिमम 60 स्कोर तो करना ही पड़ेगा। अब पीछे अगर मैं 150 कट ऑफ मान के चलूं तो पीछे 90 नंबर बच गए। अब जो ये 90 नंबर है, ये तुम अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग तुम सब्जेक्ट वाइज जो है वो एफर्ट डालोगे। अब किसी की इंग्लिश ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो भाई 90 में से वो 50 नंबर इंग्लिश में ले लेगा, 10 नंबर जीके में ले लेगा, 30 नंबर मैथ में ले लेगा।
समझ आई ना बात? तो तुम्हें अपने पोटेंशियल को भी चेक करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में तुम कितना स्कोर कर सकते हो। तो जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी है वो इसी को ही बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि भाई तुमने आज सोचा कि मुझे सीडीएस की तैयारी करनी है और किताबें खोल के बैठ गए बस। नहीं, सारी चीजों को ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? पीवाईक्यू। तुम सीडीएस के पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, पिछले से मेरा मतलब है ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, लास्ट 3 इयर्स के पेपर उठा के देखना, उनको अच्छे से एनालाइज करना कि भाई जो क्वेश्चन पूछता है वो किस तरीके से पूछता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बेसिक है उसको घुमाने की कोशिश करता है या फिर कंसेप्ट ही वो डिफिकल्ट पूछता है। तुम पिछले 3 साल के पेपर चेक कर लोगे ना, तुम्हें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि हम लोग 4 महीने में मैथ्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना? हमारा एम जो है, देखो भाई, मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ। हमारे पास 3 तरह के बच्चे रहने वाले हैं मैथ्स में। एक जो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं, मतलब जिनका पर्पस है कि भाई मैथ में 20+ नंबर बन जाए। एक बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज है, जिनका पर्पस है कि हमें बस जैसे तैसे करके 40+ स्कोर करना है मैथ में। फिर एक बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर है, टॉपर इन द सेंस सब्जेक्ट वाइज मैथ जिनका अच्छा है, जो मैथ को अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। अब उनका पर्पस रहता है कि भाई हम लोग 60 to 70 प्लस स्कोर करें मैथ में। अब जैसा तुम्हारा एम होगा वैसे ही मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। अब जिन बच्चों का एम 20+ का रहता है ना, वो डेफिनेटली इंग्लिश और जीके में अच्छा स्कोर करेंगे। अगर वो इंग्लिश और जीके में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो 20+ से तुम्हारी कट ऑफ नहीं क्लियर होने वाली। तो जो भी 20+ टारगेट कर रहा है तो डेफिनेटली उसे इंग्लिश प्लस जीके में 125+ स्कोर करना ही पड़ेगा। समझ आ गया बात? हो सकता है उस भाई की इंग्लिश अच्छी हो, 70 से 80 नंबर वो इंग्लिश में ले ले, 40 से 45 नंबर वो जीके में ले ले, तब मैथ में उसे सिर्फ 20 नंबर चाहिए। फिर कुछ बच्चों का ऐसा है कि भाई वो इंग्लिश और जीके में 100 तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है कि भाई 60 से 70 इंग्लिश में, 30 से 40 जीके में। फिर कुछ बच्चों का ऐसा है कि भाई वो सिर्फ 80-90 स्कोर कर सकते हैं, कि 40 से 50 इंग्लिश में, 30 से 40 जीके में। ठीक है ना? तो तुम्हारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें मैथ में कितने एफर्ट डालना। अब सबसे पहले अगर मैं मैथ के सिलेबस की बात करूं, मैथ का सिलेबस हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। हमारा जो मैथ का पेपर आता है ऑलमोस्ट 20 से 25% जो क्वेश्चन आते हैं वो अर्थमेटिक से आते हैं, और 75 to 80% क्वेश्चन जो है वो एडवांस मैथ से आते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन ये भी हो सकती है कि भाई एडवांस क्या है, अर्थमेटिक क्या है। देखो, जो हमारा अर्थमेटिक है उसमें चैप्टर वो आते हैं जो हम लोग हार्डली 7th या 8th क्लास तक पढ़ते हैं, उसके बाद वो चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ते। जैसे परसेंटेज, SICL, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, धन एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
नंबर सिस्टम चलो एडवांस में हम लोग काउंट करेंगे। अब ये चैप्टर ऐसे हैं, अगर तुम स्कूल टाइम की बुक्स उठा के देखोगे ना तो हार्डली 8th क्लास तक ये चैप्टर होते हैं, उसके बाद ये चैप्टर नहीं होते हैं हमारे पास। उसके बाद जो हम लोग 9th और 10th में पढ़ते हैं उसे हम लोग एडवांस में कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा, हालांकि ये चीजें अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, 5वीं 6वीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, बट ये 10th तक ये चैप्टर देखने को मिलते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्री हो गया, देन ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। ठीक है ना। अब जो अर्थमेटिकल यहां से हमारा जो है ऑलमोस्ट 20 से 25% का पेपर बनता है, और 75 to 80% का पेपर जो है वो यहां से बनता है। अगर मैं चैप्टर वाइज बाइफर्केशन भी करूं, अगर मैं चैप्टर वाइज ये भी चेक करूं कि भाई चैप्टर वाइज कौन से पेपर से, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, नंबर सिस्टम के 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा के 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डन। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री के 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन के 12 से 15 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स के 5 से 6 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 12 से 15 क्वेश्चन। अच्छा, शायद आपके दिमाग में ये भी आया कि मैंने वहां पे 20 से 25% अर्थमेटिक के लिखे, बट यहाँ पे क्वेश्चन 15 ही लिखे। अर्थमेटिक जो है वो कुछ हिस्सों में ना स्टैटिस्टिक्स में भी यूज हो जाती है, मतलब अलजेब्रा में भी यूज हो जाती है, नंबर सिस्टम में भी यूज हो जाती है। तो कुल मिला के अगर मैं अर्थमेटिक के कंसेप्ट की बात करूं तो वो लगभग 20 क्वेश्चन तो वो पूछ ही लेता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि किस बच्चे को, जिस बच्चे का क्या टारगेट है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले चैप्टर की अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं यहाँ पे एक आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताऊं कि किस ऑर्डर में आप लोग किसी भी चैप्टर को पढ़े, सबसे पहले आपने जो पढ़ना है वो नंबर सिस्टम पढ़ना है। जब तक नंबर सिस्टम में पढ़ोगे आपको अलजेब्रा समझ नहीं आएगा। जब तक नंबर सिस्टम नहीं पढ़ोगे तब तक अलजेब्रा समझ नहीं आएगा, तब तक आपको अरिथमेटिक समझ नहीं आएगी। देखो, सबसे पहला चैप्टर तो आप लोगों को जो करना है वो नंबर सिस्टम ही करना है। उसके बाद क्या हो सकता है, आप लोग अरिथमेटिक और एडवांस को पैरेलल कर सकते हो। ठीक है ना। जिस बच्चे का टारगेट, देखो 20 नंबर अगर आपको लाने हैं तो सबसे पहले नंबर सिस्टम कर लो, नंबर सिस्टम से 10 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, 10 नंबर तो मिनिमम पक्के हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% भी रहती है तब भी। ठीक है। अब जिन बच्चों का एम सिर्फ और सिर्फ 20+ है तो मेरी सजेशन ये है कि वो नंबर सिस्टम की बात करेंगे अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक का जो सिलेबस है यही सिलेबस हमें एफकैट में भी पूछता है, और एफकैट का जो पेपर है वो फरवरी में। अगली मैं वीडियो ये भी लेके आऊंगा कि एफकैट हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जिन बच्चों का टारगेट सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है तो उनके लिए सजेशन ये कि नंबर सिस्टम करें, नंबर सिस्टम के बाद वो करें अर्थमेटिक। ठीक है ना। अर्थमेटिक करने का रीजन ये है कि जब अर्थमेटिक करोगे तो उनके पास दो ऑप्शन होंगे, एफकैट की भी तैयारी हो जाएगी, सीडीएस की भी तैयारी हो जाएगी। नंबर सिस्टम जब तक नहीं करोगे तब तक अलजेब्रा समझ नहीं आएगा। जब तक तुम नंबर सिस्टम और अलजेब्रा नहीं करोगे
तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आएगी। और जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी तब तक ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी। और जब तक ज्योमेट्री नहीं होगी तब तक मेंसुरेशन समझ नहीं आएगा। ठीक है ना? अगर आप इस ऑर्डर में चीजों को करते हो तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई अगर तुम नंबर सिस्टम नहीं करोगे तो ज्योमेट्री बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। समझ तब भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप इस ऑर्डर में पूरा सिलेबस कवर करते हो तो दिस इज द बेस्ट फॉर यू। क्योंकि नंबर सिस्टम अलजेब्रा में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, अलजेब्रा में वो नंबर सिस्टम घुसाता है साथ। बिना नंबर सिस्टम के वो क्वेश्चन को मान लो एक बढ़िया वाला क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकता। सिमिलरली अलजेब्रा को वो ट्रिग्नोमेट्री में डालता है। अलजेब्रा के जो फॉर्मूले होते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, समथिंग लाइक दैट, कुछ आइडेंटिटीज होगी कि एक्स प्लस वन बाय एक्स जो है वो टू या टू से ग्रेटर ही रहता है। इस तरीके की अलजेब्रा फॉर्मूले और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है। ठीक है? अगर मैं इनके बेसिक्स की बात करूं, बेसिक्स का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। बट ये है कि जो क्वेश्चन बनते हैं, आप सबसे पहले नंबर सिस्टम करोगे तो अलजेब्रा के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, अलजेब्रा कर लोगे उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। जब आपका ये तीनों हो जाएगा फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आप मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन हैं वो इजीली कर पाओगे। समझ आ गया बात? और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपने जैसे जैसे आप सिलेबस करते जा रहे हैं, आपने पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ा। ठीक है ना? अगर आपको ये लगता है कि भाई मैथ का सिलेबस बहुत ज्यादा फास्ट होता है, पता नहीं कहां कहां से मैं प्रैक्टिस करूं, क्या करूं, तो मिनिमम आपने पीवाई क्यू तो करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो। चाहे उन्हें आप पिछले 10 पेपर या 10 साल के पेपर, टोटल 20 पेपर हो जाएंगे, पिछले 20 पेपर में जितने भी क्वेश्चन उनको बार बार करते रहे। ठीक है? एक आप सिलेबस कवर करोगे, जहां से भी सिलेबस कवर करोगे वहां पे भी आपको एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। उस स्टडी मटेरियल को और साथ साथ पीवाईक्यू को जितना हो सकता है उतना इसको कीजिए, जितनी बार हो सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को 5 बार करना चाहिए तो 5 बार इन क्वेश्चंस को बार बार करो। ये नहीं सोचना कि बार बार करने से क्या फायदा होगा। बार बार करने से ये फायदा होगा कि जो चीजें तुम्हें याद नहीं होती ना, वो भी चीजें तुम्हारे जो है वो बैक ऑफ द माइंड अपने आप बैठ जाएंगी। कहने को तो हम लोग ये बोलते हैं कि मैथ्स को याद नहीं किया जाता, बट रियलिटी ये है कि जब मैथ्स याद होता है तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूं, मान लो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 1728। अब जिस बच्चे को पता होगा कि भाई ये 12 का क्यूब है, तो वो अपने आप ही कुछ ना कुछ इससे आइडिया जनरेट कर लेगा। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं होगा कि ये 12 का क्यूब है, जिसको नहीं पता वो बेचारा यहीं पे उलझ के रह जाएगा, वो सोचता ही रह जाएगा इसका करूं तो करूं क्या। तो सिंपल सा फंडा तो यही समझ में आया ना कि मैं जिसको याद था उसका फायदा हो गया, जिसको नहीं याद था उसका नुकसान हो गया। ठीक है ना? तो जब चीजें तुम बार बार करोगे, जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो उसका मैकेनिज्म है क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। जब वो एक बार दिमाग में बैठ गया उसके बाद कभी भी तुम्हें मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पॉइंट समझ में आया? अब सबसे बड़ी दिक्कत देखो, क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाता है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, कर लिया, अब क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों में ना यही आती है, वो एक बार सिलेबस को पढ़ लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन करने बैठते हैं, फिर उनका क्वेश्चन नहीं होता, फिर वो सोचते हैं कि मैं दोबारा फिर से लेक्चर अटेंड करूं। ये गलती कभी नहीं करनी। जो इंप्रूवमेंट होगी वो सिर्फ प्रैक्टिस से होगी, बार बार लेक्चर अटेंड करने से नहीं होगी। ठीक है ना? आपके बार बार किसी दूसरे पर्सन को सुन रहे हो बार बार, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। उससे बढ़िया ये है कि आप बार बार अपने दिमाग को चलाओ। जितना आप अपने दिमाग को यूज में लाओगे उतना आपका फायदा होगा। ठीक है? लेक्चर बार बार अटेंड करने से कोई फायदा नहीं होता। लेक्चर एक बार अटेंड करो, अपने नोट्स बनाओ, फॉर्मूले लिखो, जो भी है जितना भी याद होता है करो, उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू ही मैथ्स की प्रैक्टिस करो, नथिंग एल्स। जब आप क्वेश्चन करोगे वहां पे फंसोगे, उस कंसेप्ट को देखोगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है देखो,
क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना, 3 हिस्सों में डिवाइड होता है वो। सबसे पहले स्टेटमेंट, दैट इज टोटली लैंग्वेज। फिर उसके बाद हमें गिवन दैट से फाइंड आउट करना है। हमें कुछ कुछ चीजें दी होंगी, वहां से हमें हमारा आंसर निकालना है। दैट इज टोटली लॉजिकल स्किल्स। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है कैलकुलेशन। देखो ये टोटली आप लोग रिलेट कर सकते हो किसी भी गेम से। स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि उसका बेसिक को समझना। तुम कोई भी गेम खेलना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले उसके रूल्स के बारे में समझते हो, उसकी डेफिनेशंस के बारे में समझते हो। अगर मान लो तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि बाउंसर मारना है, अब तुम्हें पता ही नहीं है बाउंसर होता है तो तुम मारोगे कैसे। तो मतलब कि जो थ्योरी पार्ट हो गया, पहले मैं वो आप लोगों को समझाऊंगा ना, तो सारी थ्योरी वाला पार्ट जो है वो पूरा स्टेटमेंट में आया था। थ्योरी समझा दी। अब जब तुमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में कोई भी टर्म आई, मान लो वहां पे लिखो इंटरेस्ट, अब अगर तुमने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है ना। अब जब वो 3 से 4 लाइनों में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, सबसे पहले उसको समझना। वो टोटली लैंग्वेज का पार्ट है, ऐसा नहीं कि वो मैथ का पार्ट है। ठीक है ना। वो थ्योरी पार्ट है तुम्हारा, वो टोटली लैंग्वेज का पार्ट है। सबसे पहले अपने आप को ये ऑब्जर्व करो कि इन तीनों में से तुम्हें कहां पे दिक्कत आती है। तुम्हें स्टेटमेंट समझने में दिक्कत आती है, या फिर स्टेटमेंट पता चल गया, तुम्हें ये भी पता चल गया कि वहां पे दिया क्या हुआ है और फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो तुम वहां पे वो लॉजिक नहीं लगा पाते कि भाई मान लो मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी, तो इक्वेशन से पहले वाई की वैल्यू निकलेगी, वाई से जेड की वैल्यू निकलेगी, जेड को मैं यहाँ पुट करूंगा तब एक्स की वैल्यू निकलेगी। एक एक पाथ जो है वो आप क्रिएट नहीं कर पाते। अगर मान लो इसमें भी दिक्कत आती है, तो इसका मतलब आपकी जो है वो लॉजिकल स्किल्स वीक है, ना कि मैथ वीक है। फिर उसके बाद आपने सब कुछ कर लिया, आप हमेशा कैलकुलेशन में फंस जाते हो। सिर्फ जो ये लास्ट का पार्ट है ना, ये 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 ऑपरेशन जो है इसे हम लोग मैथ बोलते हैं बस। इससे पहले का जो भी पार्ट है वो मैथ नहीं है। आप एक चीज समझो, आप में से बहुत से लोग, बहुत बच्चे जो है वो ऑनलाइन गेम खेलते होंगे, है ना। ऑनलाइन गेम में जैसे आजकल बड़ा चला हुआ है वो पबजी हो गया, BGMI समथिंग लाइक दैट, है ना। उसमें एक प्लेयर जो है वो बहुत से टूल इकट्ठे करके रखता है, मतलब बहुत सी जो गन है वो इकट्ठी करके रखता है। और जो वो गन है, उसे हर गन के बारे में पता है कि कौन सी शॉर्ट रेंज है, कौन सी लॉन्ग रेंज है, कौन सी क्या है क्या नहीं। मतलब उसको थ्योरी क्लियर थी। अब उसको थ्योरी क्लियर थी, अब वो जंग के मैदान में उतर गया। अब वो दिमाग तो अपना ही लगाएगा ना, कि भाई अब बंदा दूर है तो मैं लॉन्ग रेंज वाली गन निकालूं, पास है तो शॉर्ट रेंज वाली निकालूं, या मान लो पास भी है बट फिर भी सामने नहीं जा सकता तो बम फेंकूं। मतलब ये टोटली उसका लॉजिकल स्किल हो गया ना, कि उसको हथियार दे दिए गए हैं, हथियारों की सारी फंक्शनिंग भी उसे समझा दी गई है कि इस हथियार का फंक्शन क्या है। अब यूज तो उसे खुद ही करना है ना। अब आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व ये भी किया होगा कि जब आपने पहली बार वो गेम खेली, तो आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए वहां। अब जैसे जैसे आप खेलते गए एक दिमाग में सारी चीजें बैठ गई कि भाई कौन सी जगह पे किस चीज को मुझे यूज करना है। वो अपने आप ही तुम्हारी उंगलियां, हाथ, जो भी है, दिमाग और फिंगर्स जो है वो कोऑर्डिनेट करने लगे उसके अकॉर्डिंगली। सेम चीज यहाँ पे है। शुरू में तुम्हें दिक्कत आएगी, बार बार क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहोगे, तो अपने आप ही माइंड और हैंड का, फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा। उसके बाद बारी आती है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन की मतलब टोटली है तो सब कुछ यही प्रैक्टिस ही है। अगर तुम्हें लैंग्वेज में दिक्कत आती है ना, तो तुम्हें ऐसा जरूरी है नहीं कि तुम्हें पेन पेपर उठा के बैठना है। तुम जब भी सोने लगे हो, PDF खोलो, बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। इन 2 हिस्सों की प्रैक्टिस तो आप बिस्तर में लेटे लेटे भी कर सकते हो। कैलकुलेशन के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा स्पेशली कि कैलकुलेशन कैसे टैकल की जा सकती है। बस मैं इतना बता देता हूँ, कैलकुलेशन के लिए चीजें याद करनी पड़ेगी तुम्हें। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, टेबल, ये सब चीजें याद करनी ही पड़ेगी। जब ये चीजें याद हो जाएंगी तो इजी हो जाएगा। ठीक है ना।
तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपको काफी काम की लगी होगी। मैथ्स में हम लोग कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये सारी स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर एक स्ट्रेटजी लेके आऊंगा एफकैट के लिए, कि कैसे हम लोग एफकैट को टैकल कर सकते हैं विद इन 2 मंथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। और किसी भी चीज में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।